हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे जो है कि मेरे गले में सांप जो है कि आ चुका था और थोड़ा सा मैंने उसको मारा भी था और मारने के कारण जो है कि मुझे चोट लगी थी यहाँ पे। तो ये पूरा मेरा गला दर्द कर रहा था और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मैं इसी क्रम में वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो आपको शूट करने के लगभग आधे घंटे बाद आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक्स है ना, वो है टिश्यू यानी ऊतक। क्या पढ़ने वाले हैं, ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है, टिश्यू यानी ऊतक। ये क्लास 9th का एक टॉपिक है और ये कंपटीशन तक मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि टिश्यू क्या है, टिश्यू का अध्ययन किसमें करते हैं, टिश्यू की खोज किसने की, है ना। तो पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में टिश्यू है क्या। देखिए, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। और ऊतक क्या होता है ना, कि आपको पता है कि हमारा शरीर या दुनिया के हर एक प्राणी, चाहे जीव जंतु हो चाहे प्लांट हो, सभी का जो शरीर है ना, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती है ना, तो वो ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। यानी कह सकता हूं कि ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का जो अध्ययन है ना, स्टडी है, वो हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। किसमें? हिस्टोलॉजी में। याद रखिएगा कि टिश्यू का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। ठीक है, और टिश्यू को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था, उनका नाम था मार्सेली। क्या नाम था? मार्सेली। ठीक है, ध्यान सुनिए। टिश्यू को सबसे पहले खोजा था मार्सेली ने, लेकिन उनका आगे चल के, यानी मार्सेली जो है कि जिस टिश्यू को खोजे थे, उस टिश्यू का नाम जो है आगे चल के एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बिकाट। ठीक है, यानी बाइचैट। उन्होंने क्या किया कि उसका नाम दे दिया टिश्यू। यानी टिश्यू की खोज मार्सेली ने किया था, लेकिन नाम किसने दे दिया? तो बिकाट ने। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे बताइए टिश्यू की खोज किसने की, तो आपके सामने दोनों होना चाहिए, मार्सेली और बिकाट। जबकि आपको कंपटीशन लेवल में बिकाट आंसर देगा, लेकिन आपको मैं क्लास 9th लेवल की बताऊं तो आपको बताना है कि टिश्यू की खोज, ठीक है, मार्सेली ने किया था, लेकिन बिकाट ने उसका नाम दे दिया। क्लियर? तो ये था हमारा टिश्यू के स्टडी किसमें करते हैं और टिश्यू की खोज किसने की और टिश्यू किससे बना होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको याद रखना है कि टिश्यू कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी पॉइंट्स, टिश्यू यानी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ऊतक जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप ऊतक और एक होता है जंतु ऊतक, है ना। पादप ऊतक का मतलब प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक का मतलब एनिमल टिश्यू। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देखिए, टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी प्लांट यानी पादप, एनिमल यानी जंतु। तो मैंने अभी यहाँ तक जो बताया है वो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, है ना। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर? टिश्यू का अध्ययन किसमें करते हैं? स्टडी हिस्टोलॉजी में। किसमें? हिस्टोलॉजी में। टिश्यू की खोज किसने किया था? तो मार्सेली ने, लेकिन उसका नाम किसने दिया? तो बिकाट ने। किसने दिया? बिकाट ने। टिश्यू 2 प्रकार की होती है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, यानी पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो मैं इस वीडियो में पादप ऊतक जो है कि पूरा डिटेल्स के साथ कंप्लीट करूंगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप पूरा देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद आप जो है कि 1% गलती नहीं करोगे। और प्लांट टिश्यू से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, मैं गारंटी देता हूं। बस आप समझिए इस चीज को। इतना ये पेचीदा टॉपिक है कि मैंने इसको इतना आसान किया हुआ है कि आपको मैं समझाऊंगा तो आपको चुटकियों में समझ में आने वाला है। देखिएगा कैसे। देखिए,
सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार की होती है। देखिए मैंने लिखा है प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक। तो मैं बता दूं पादप उत्तक दो प्रकार की होती हैं। एक होता है विभज्योत्तक यानी मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है अस्थाई यानी परमानेंट। क्लियर? जो पादप उत्तक है वो दो प्रकार की, एक मेरिस्मेटिक और यानी परमानेंट। मेरिस्मेटिक को बोलते हैं हिंदी में विभज्योत्तक और परमानेंट को बोलते हैं अस्थाई। क्लियर? तो देखिए समझते हैं सबसे पहले कि विभज्योत्तक क्या होता है। देखिए ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है उसे हम विभज्योत्तक कहते हैं। मतलब प्लांट के अंदर जो कोशिकाओं का समूह है यानी उत्तक है, उस उत्तक के अंदर भी डिवीजन होता है या विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं? विभज्योत्तक यानी मेरिस्मेटिक कहते हैं। और जब ये मेरिस्मेटिक यानी जब कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है उस समय जो उत्तक बनते हैं वो बनते हैं परमानेंट यानी अस्थायी उत्तक। आपको समझ में आ गया कि जब कोशिकाओं के समूह में विभाजन होता है उस समय मेरिस्मेटिक यानी विभज्य उत्तक कहलाता है। लेकिन वही धीरे धीरे विभाजन की क्षमता जब खत्म हो जाती है यानी एक समय ऐसा होता है जब कोशिकाओं के बीच विभाजन नहीं होता है, उस समय जो उत्तक बनता है उसे कहते हैं अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। चलिए अब समझते हैं कि विभाजन उत्तक जो है कि कहाँ कहाँ होता है, कैसे ये विभाजन करता है पादपों के अंदर, तो ये समझते हैं। देखिए विभाज्योत्तक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहला शीर्षस्थ, क्या होता है? शीर्षस्थ। दूसरा पार्श्व, तीसरा अंतर्वेशी। शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी यानी एपिकल है ना, एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। यानी मैंने लिखा है देखिए शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। इंग्लिश में भी लिखा है एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। तो आपको मैंने अभी समझाया कि विभाज्योत्तक कितने प्रकार की होती हैं, तो तीन। कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन सबको समझते हैं कि प्लांट के अंदर ये क्या होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। चलिए सबसे पहले शीर्षस्थ। देखिए नाम लिखा है शीर्षस्थ यानी ये प्लांट के सबसे ऊपरी यानी शीर्ष वाले भागों में पाया जाता है और जड़ के सबसे नीचे वाले भागों में पाया जाता है। जो शीर्षस्थ उत्तक होती है ना, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, ये जो है प्लांट के सबसे ऊपरी सिरे पे यानी शीर्ष पर, और जो जड़ होता है ना जड़ के नीचे वाले सिरे पर पाया जाता है। यानी आपसे पूछा जाए शीर्षस्थ कहाँ उपस्थित होता है, तो प्लांट के शीर्ष पर और जड़ वाले भागों में। तो ये क्या काम करता है ना, ये पौधों को लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है शीर्षस्थ? पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पौधा हूँ तो मेरा ये हाथ का शीर्ष हो गया, ये वाला हाथ यहाँ पे शीर्ष हो गया, इस हाथ का ये वाला शीर्ष हो गया, पूरे शरीर का ये वाला शीर्ष हो गया। तो आप देख रहे हैं यहीं पे पाया जाएगा कौन सा? एपिकल यानी शीर्षस्थ मेरिस्मेटिक, जो पौधों के लंबाई को बढ़ाता है, लंबाई को ग्रोथ कराता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए पादप के अंदर कौन सा ऐसा उत्तक होता है जो लंबाई का ग्रोथ कराता है, तो आपका आंसर होगा एपिकल मेरिस्मेटिक यानी शीर्षस्थ विभज्योत्तक। आगे समझ में ना, जो कहाँ पाया जाता है, तो पादपों के जड़ वाले एरिया में और शीर्ष वाले एरिया में पाया जाता है और ये लंबाई को बढ़ाता है। आपका पॉइंट से होना चाहिए। देखिए मैंने पिक्चर भी बनाया हुआ है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैंने ऊपर जो है कि शीर्ष वाले पे गोला गोला किया हुआ है, जड़ में भी गोला किया है, तो ये गोला पे ही पाया जाता है, मतलब लास्ट वाले एरिया में पाया जाता है कौन सा उत्तक? शीर्षस्थ उत्तक। देखिए लिखा है मैंने शीर्षस्थ उत्तक। ये क्या करता है? पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। शीर्षस्थ उत्तक क्या करता है? पौधों की लंबाई को बढ़ाता है कि कितना लंबा पौधा होगा। अगर पौधा लंबा होता जा रहा है इसका मतलब आप कह सकते हो वहां पे कौन सा विभाज्योत्तक काम कर रहा है? शीर्षस्थ विभाज्योत्तक कार्य कर रहा है। उसके बाद दूसरा आता है पार्श्व। पार्श्व यानी लेटरल मेरिस्मेटिक। देखिए लेटरल क्या काम करता है? पौधों की चौड़ाई को बढ़ाता है। किसको? चौड़ाई को, यानी मोटाई चौड़ाई। अगर पौधे के अंदर मोटाई हो रही है, चौड़ाई हो रहा है, तो वो बढ़ाने का काम जो उत्तक करता है वो कौन सा होता है? पार्श्व यानी लेटरल। देखिए मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाला पौधा ना, देखिए ये वाला बीच वाला, और ये देखिए ये वाला पौधा जो बाहर दिख रहा है, ये इसकी मोटाई जो है ना ये वाली ठीक है, इसकी मोटाई
ये वाली मोटाई, इसको बढ़ाने का काम करता है पार्श्व यानी लेटरल मेरिस्मेटिक। तो आपको समझ में आ गया दो चीज मैंने, शीर्षस्थ क्या होता है, जो पौधों के लंबाई को बढ़ाता है वो शीर्षस्थ होता है, और पार्श्व क्या होता है, जो पौधों की चौड़ाई या मोटाई को बढ़ाता है। इतना ही बात आपको याद रखिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी क्या होता है। देखिए इंटर कैलरी क्या होता है ना, कि आप देखोगे जब पेड़ पौधा निकलता है तो पेड़ पौधे में छोटे छोटे खाने होते हैं। खाने का मतलब ये होता है कि बीच में मान लीजिए पेड़ में लंबा सा हूँ तो जगह जगह से स्टेम निकली होगी, तना निकली होगी। जैसे पिक्चर में भी देखिए जगह जगह से तना निकले, देखिए एक इधर तना है, एक इधर तना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो तनों के बीच की दूरी अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है ना, ये बताता है कि इनके बीच की गैपिंग कितनी होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या होनी चाहिए, गैपिंग कितनी होनी चाहिए। तो मतलब कह सकता हूं कि इनके बीच की दूरी यानी इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। यानी नोड से नोड के बीच की दूरी को डिसाइड करता है कौन, अंतर्वेशी मेरिस्मेटिक यानी अंतर्वेशी विभाज्योतक। आ रहा समझ में ना। देखिए तो मैंने बता दिया तीन चीजें। शीर्षस्थ क्या होता है, जो पेड़ पौधों के लंबाई को बढ़ाता है, ये पेड़ पौधों के शीर्ष तथा जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, जो लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्व क्या होता है, जो पेड़ पौधों की चौड़ाई को बढ़ाता है, ठीक है, वो क्या होता है, पार्श्व। और ये पेड़ पौधों के कहाँ पाया जाएगा, तो आप देखिए ना पेड़ पौधों के हर एक तना में पाया जाएगा, हर एक डांट में पाई जाएगी। पेड़ पौधे में जो डांटी होती है ना, उस डांट में पाई जाएगी, क्योंकि उस डांट की मोटाई जो है कौन बढ़ाएगा, तो पार्श्व यानी लेटरल मेरिस्मेटिक बढ़ाएगा। ऐसे ही अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी मैंने बता दिया कि पौधों के बीच अगर आप देखोगे कि मान लीजिए कि पत्तियां भी होती है ना, अगर पत्तियां भी देखोगे तो एक डंटी में मतलब अगर एक डंटी के पास जो है 4-5 पत्तियां हैं तो उनके बीच की दूरी कौन डिसाइड करेगा, अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी। यानी अगर आपने बांस भी देखा होगा, बांस तो बांस भी होता है, तो एक यहाँ पे खाना होता है, फिर उसके बाद कुछ ऊपर खाना होता है, कुछ ऊपर खाना होता है, ऐसे ही बहुत सारे कई सारे खाने होते हैं। तो उस खाने को भी डिसाइड कौन करता है, तो इंटर कैलरी यानी अंतर्वेशी। अगर आपने घास भी देखा होगा, दूब भी, तो दूब में भी थोड़े थोड़े दूरी पर जो है कि गैपिंग होता है, बधा हुआ होता है, ठीक है, वहीं पे जड़ निकलती है, वो डिसाइड कौन करता है उतना दूरी, तो अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी डिसाइड करता है। तो आपको मैंने बहुत ही आसानी से समझाया कि मेरिस्मेटिक यानी विभाज्योतक क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है, इन सब का कार्य क्या होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। देखिए जो कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती हैं वो क्या बना लेती है, परमानेंट यानी अस्थाई। क्या बना लेती है, परमानेंट यानी अस्थाई। देखिए अस्थाई जो है कि दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल यानी सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। ठीक है, तो देखिए सरल और जटिल क्या होता है मैं समझाता हूं। देखिए सरल क्या होता है ना, कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर विभाजन नहीं होता है, ठीक है, वो सरल कहलाते हैं। मतलब जिसके अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा लेकिन उसके अंदर विभाजन नहीं होगा, वो सरल कहलाता है। और जो जटिल होता है वो अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो जटिल कहलाता है और इसके अंदर भी विभाजन नहीं होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो परमानेंट है, अस्थाई है, इसमें जीवित, ध्यान सुनिए, जीवित या मृत दोनों तरह की कोशिका पाई जाएंगी। यानी जीवित या मृत, कुछ कोशिकाएं जीवित रहेंगी, कुछ जो है कि कोशिकाएं मृत रहेंगी। क्लियर। ऐसे ही ये जो विभाज्योतक है इसमें जो है कि हमेशा जीवित ही रहेंगी, मृत नहीं रहेंगी। आ रहा समझा, क्योंकि जब जीवित रहेंगी तभी तो उसके अंदर विभाजन होगा, वरना मर जाएंगी तो विभाजन नहीं होगा। बट इसके अंतर्गत जीवित और मृत दोनों रहती हैं, क्योंकि जीवित जो है कि थोड़ा होता है और मृत ज्यादा होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया अस्थाई, यानी रुक गई है। ठीक है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होता है।
तो मैंने आपको समझाया कि जो अस्थायी उत्तक है वो दो प्रकार के, सरल और जटिल। सरल क्या है, तो जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो सरल उत्तक होते हैं। जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, वो जटिल उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल। अब समझते हैं कि सरल उत्तक के प्रकार जो है कि कौन कौन से हैं। देखिए, सरल उत्तक 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। पहला पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। यानी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा को बोलते हैं मृदु उत्तक। क्या बोलते हैं? मृदु उत्तक। कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। और नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा को बोलते हैं दृढ़ो उत्तक, दृढ़ो उत्तक। ये याद रखिएगा तीनों। अब समझते हैं तीनों का काम और आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं इसको चाहूंगा कि मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ करना चाहता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं इसको हटाता हूं। अब देखिए, समझते हैं कि जो है कि सरल उत्तक यानी ये पेरेनकाइमा क्या काम करता है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास जो है कि प्लांट के बहुत सारी कोशिका है। क्या है? बहुत सारी कोशिका है, प्लांट की कोशिका है। देखिए, बहुत सारी मैंने कोशिका बना दिया, कोशिका मैंने यहाँ पे बना दिया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लांट की कोशिका मैंने बना दिया। ठीक है, ये बहुत सारी कोशिका है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो जो ये कोशिका है, ठीक है, इन कोशिकाओं के बीच की दूरी आपको दिख रही है। कोशिकाओं के बीच की दूरी बनी हुई है, मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच की दूरी ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। यदि किसी, मान लीजिए कि जो विभाज्योतक था, है ना, जिसमें विभाजन की क्षमता थी, वो विभाजन की क्षमता खो दिया तो क्या बना लेगा? अस्थाई। अस्थाई में भी सरल, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसमें आता है एक पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो जो पेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा क्या होता है ना कि इसके अंदर जो कोशिका होती है ना, इनके बीच की दूरी ज्यादा होता है। क्या होता है? इनके बीच की दूरी ज्यादा होता है। पेरेनकाइमा में कोशिकाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। और जब इनके अंदर दूरी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये कोशिकाएं अपने अंदर भोजन का स्टोर करती है। किसका? भोजन का स्टोर करती है। क्या करती है? भोजन का, यानी स्टोर फूड का काम करती है। भोजन का स्टोर करती है। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए, बताइए परमानेंट टिश्यू में कौन सा ऐसा उत्तक है जो भोजन का स्टोर करता है, तो वो है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का क्या होता है कि कोशिकाओं के बीच की दूरी ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है ये क्या करती है? पानी, भोजन, ये सब कुछ अपने अंदर, यानी कह सकता हूं एयर, वाटर और फूड, ठीक है, ये सब जो है कि स्टोर करके रख लेती है कोशिकाओं के बीच में जगह होने के कारण। ये क्या है? पेरेनकाइमा। और जब पेरेनकाइमा है तो पेरेनकाइमा का मेन काम क्या है? तो आपको एक याद रखना है कि भोजन का स्टोर करना। क्या करना? भोजन का स्टोर करना, यानी भोजन का संचित करके रखना, भोजन को संचित करके रखना, स्टोर करके रखना, ये पेरेनकाइमा का काम होता है। जबकि मैंने आपको बताया कि पेरेनकाइमा के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी बीच की दूरी ज्यादा होती है। और जब बीच की दूरी ज्यादा होती है तो इसके अंदर जो है कि क्या भर जाता है? हवा। क्या भर जाता है? हवा। क्या भर जाएगा? हवा। और जब इसके अंदर हवा भर जाएगा तो इसको बोलेंगे एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए एरेनकाइमा क्या है, तो आप कहिएगा कि जब पेरेनकाइमा के कोशिकाओं के अंदर हवा भर जाता है ना, कोशिकाओं के, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान है वो, उसमें हवा भर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। यानी जब पेरेनकाइमा होगा तो उसके कोशिकाएं जो है ना, उनके साइड में जो जगह खाली है उसमें क्या भर जाएगा? हवा भर जाएगा, तो एरेनकाइमा हो जाती है। एरेनकाइमा के कारण, यानी हवा के कारण, और हवा के साथ साथ इसमें जल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल भी आ जाएगा। कब? जब यही पेरेनकाइमा जो है कि जल के अंदर हो, यानी जलीय पौधों में हो। जब यही पेरेनकाइमा जलीय पौधों में होता है तो उस पौधों के कोशिकाओं के बीच में हवा भर जाएगा और जल भर जाएगा, जिसके कारण वो पौधा जो है कि पानी में तैरने लगेगा और श्वसन करने लगेगा। आ रहा समझ में ना? तो जो पेरेनकाइमा के कारण ही
पादप जो जलीय होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, जो जलीय पौधे होते हैं, जल के अंदर रहने वाले पौधे, पेरेनकाइमा के कारण ही वो जल के अंदर तैरते रहते हैं। क्यों? उसके अंदर हवा भर जाता है और जल भर जाता है। आपने एक देखा होगा जलकुम्भी आती है जो पट पट आवाज करती है, इतनी मोटी मोटी सी, पानी के अंदर होता है, वो पानी में तैरता रहता है। मतलब उसमें क्या है, पेरेनकाइमा है। और पेरेनकाइमा का काम क्या है, भोजन का स्टोर करना। लेकिन जब वही कोशिकाओं के बीच जगह ज्यादा हो जाता है और हवा और जल भर जाता है तो क्या होती है, तैरने लगती है, यानी हल्की हो जाती है, तैरने लगती हैं। वो क्या काम करता है, पेरेनकाइमा। इसी पेरेनकाइमा के अंतर्गत एक और आता है जिसको मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए, वो है हरित लवक। क्या है वो, हरित लवक। ये हरित लवक, हरित लवक को आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं ना, है ना, क्लोरोफिल समझिए, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल। तो ये जो हरित लवक है, हरित लवक का काम यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो ये कहाँ होता है, पेरेनकाइमा में। कहाँ होता है, पेरेनकाइमा जो उत्तक होता है उसी के अंदर जो है कि क्या पाया जाता है, हरित लवक। ठीक है, और दूसरा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा कब होता है, जब पेरेनकाइमा के कोशिकाओं के बीच हवा भर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के कारण ही जलीय पौधे क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं और श्वसन का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हवा और जल भर जाता है। ये चीजें थी पेरेनकाइमा। अब समझिए, अब समझते हैं कि कोलेनकाइमा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा पेरेनकाइमा क्या काम करता है, भोजन का स्टोर करता है। किसका काम करता है, मेन इसका क्या काम है, भोजन का स्टोर करना। अब समझते हैं कोलेनकाइमा। देखिए, कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण। देखिए, जो ये कोशिकाएं हैं ना, यानी पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं थी, आपको मैंने बताया इन कोशिकाओं के बीच में क्या है, जगह है। तो जगह खाली अगर है यहाँ पे तो क्या कहेंगे, वो एरेनकाइमा। जब इस कोशिकाओं के अंदर हवा भर जाएगी तो क्या बनेगा, एरेनकाइमा। लेकिन आपको एक बात और समझाऊं, अब इसी कोशिकाओं के बीच की जो गैप है ना, खाली स्थान, इसके अंदर एक पदार्थ आके भर जाता है। ठीक है, ये पूरा पदार्थ इसके अंदर चारों तरफ भर जाता है, जिसे हम बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं, पैक्टिन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, पैक्टिन। यानी जब खाली कोशिकाओं के बीच की दूरी में आके भर जाता है, जिसको बोलते हैं पैक्टिन। और जब ये पैक्टिन भर जाता है तो ये कोशिका इस कोशिका से चिपक जाती है ना, और इतना लचीला हो जाती है, चिपक, जैसे चिपकेंगे वो लचीला हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा गेंद आपने देखा होगा, गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फूलता है तो बहुत लचीला हो जाता है। इधर से दाबो इधर फूलेगा, इधर दाबो इधर फूलेगा। तो ये क्या होता है ना कि जब इनकी कोशिकाओं के बीच में आके एक पैक्टिन जम जाता है, क्या जम जाता है, पैक्टिन जम जाता है। पैक्टिन आके इस कोशिकाओं को चिपका लेगा और इसी के बीच में बैठ जाएगा। देखिए पैक्टिन मैंने भर दिया, तो जब ये पैक्टिन भर जाता है ना, उस समय जो उत्तक बन जाता है वो बन जाता है स्थूल कोण। क्या बनता है, स्थूल कोण। और ये धीरे धीरे बनता है। ठीक है, पहले बना पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा के अंदर आके कोशिकाओं के बीच में क्या भर गया, पैक्टिन। जैसे पैक्टिन भरेगा तो ये क्या बना लेंगी, कोलेनकाइमा। क्या बना लेंगी, कोलेनकाइमा, जो क्या काम करेगा, ये पूरे प्लांट को लचीला बना देगा। क्या बना देगा, लचीलापन, है ना। मैं लिख देता हूं लचीलापन। ठीक है, लचीलापन, यानी पूरे प्लांट को लचीला बनाने का काम कौन करता है, तो कोलेनकाइमा, यानी स्थूल कोण। क्यों, इसके अंदर क्या हो जाता है, तो कोशिकाओं के बीच में पैक्टिन जमा हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं में थोड़ी सी पकड़ हो जाती है और ये लचीला हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक चीज देखा होगा, गांव में जो लौकी का पेड़ होता है, जब लौकी का पेड़ पेड़ नहीं होता है, मतलब लौकी का जो पौधा होता है छोटा सा, वो जो चढ़ता है ना, तो उसके अंदर एक रस्सी टाइप का होता है, झाला टाइप का। ठीक है, वो क्या करता है, इसे कई राउंड मार देता है उसी में। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, ये देखिए ये पेड़ है, तो इसके अंदर जो है कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो होता है ना, ये क्या है, यही तो है कोलेनकाइमा। यही क्या है, कोलेनकाइमा। बहुत ही लचीला होता है, बहुत मुलायम होता है, वो क्या है, कोलेनकाइमा। पेड़ पौधे भी होते हैं ना, जैसे आंधी तूफान आता है तो पेड़ पौधे में इतना लचीला होता है कि वो पेड़ पौधे टूटते नहीं है, बस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, तो टूटते नहीं है। क्लियर, वो टूटते नहीं है। तो जो उनके अंदर लचीलापन है ना, वो कौन लाया है, तो कोलेनकाइमा। कौन लाया है,
कोलेन काइमा। आपको समझ में आ चुका हो कोलेन काइमा क्या काम करता है, तो लचीलापन लाता है पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधे लचीला हो ताकि वो टूटे ना। ठीक है, ऐसे ही अब चलिए जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि इन कोशिकाओं के अंदर क्या भर जाता है, तो पैक्टिन। क्या भर जाता है, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ। जब इन कोशिकाओं के अंदर पैक्टिन हो जाता है तो पैक्टिन के कारण ये पूरी कोशिकाएं लचीला हो जाती हैं, जो बना लेता है कोलेन काइमा। लेकिन अब जब स्क्लेरेनकाइमा होगा ना, तो इसमें पैक्टिन तो होगा ही होगा, साथ साथ इसमें लैग्निन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैग्निन। धीरे धीरे लैग्निन भी बन जाएगी, तो पैक्टिन और लैग्निन दोनों मिलके ये सीमेंट की तरह मजबूत हो जाते हैं। कैसे? सीमेंट की तरह मजबूत हो जाते हैं, जिसके कारण अब इन कोशिकाओं के बीच में कोई लचीला नहीं रहेगा, एकदम दृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और हिल डुल नहीं सकते जल्दी। मतलब देखा होगा जब छोटे पौधे होते हैं ना, तो हिलते डुलते रहते हैं, मतलब कोलेन काइमा। जब बड़ा हो गया, उसका जो मेन तना है वो मजबूत हो गया, वो हिल डुल नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो स्क्लेरेनकाइमा। अब इसका काम क्या है, तो पौधों को मजबूती प्रदान करना। क्या काम करना? पौधों को मजबूती प्रदान करना। क्यों मजबूत प्रदान करता है? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच पैक्टिन और लैग्निन दोनों मिलके, ये लैग्निन जो है कि सीमेंट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? सीमेंट की तरह कार्य करता है। और जब सीमेंट जितना मजबूत होता है, वैसे ये कोशिकाओं के बीच में अपनी मजबूती ट्रांसफर कर देते हैं। जो कोशिकाएं जो है कि एक दूसरे को हिला नहीं पाती हैं, जिसके कारण पौधे मजबूत हो जाते हैं। यानी यही है स्क्लेरेनकाइमा। यानी ये क्या काम करता है? पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो मैंने आपको समझाया कि परमानेंट टिश्यू में जो सरल है, ठीक है, सरल 3 प्रकार की, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का काम क्या है, तो क्या है? पेरेनकाइमा का भोजन का स्टोर करके रखना। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, तो लचीलापन प्रदान करना। और स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है पौधों को कठोर बनाना। अब इसको मैं याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पेरेनकाइमा से अगर आप याद रखोगे, पेरेनकाइमा से देखिए पी, ठीक है, और पी से अगर पेरेनकाइमा पी से होता है ना, तो पी से पेरेनकाइमा, तो याद रखेगा प्रिजर्वेशन। यानी आपने अगर देखा होगा प्री रिजर्वेशन, अगर ऐसे आप शब्द सुना होगा, या परमानेंट स्टोर करके रखना, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो पी से याद रखेगा कि प्री रिजर्वेशन। मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप याद रखते हो तो इसका मतलब संरक्षित करना। क्या हो जाएगा? संरक्षित करना। रिजर्वेशन आपने सुना होगा, संरक्षित ना, तो प्री रिजर्वेशन याद रखेंगे तो पहले संरक्षित करना, ऐसे आ जाएगा। पी से प्री रिजर्वेशन, तो आपको याद हो जाएगा कि संरक्षित यानी किसका संरक्षित, तो भोजन का। किसका संरक्षित करना है, तो भोजन का। ऐसे ही कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा को आप याद रखें या न रखें, लेकिन पहले पेरेनकाइमा याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में एस से स्टार्ट होता है। एस मतलब कि सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड यानी ठोस। ठोस का मतलब क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। यानी जो पौधों को मजबूती प्रदान करता है वो है स्क्लेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा क्या होता है? जो पौधों के अंदर भोजन का स्टोर करके रखता है। और कोलेनकाइमा क्या होता है? जो पौधों को लचीला बनाता है ताकि पौधे टूटे ना। ठीक है, तो ये तीनों होता है। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा के एग्जाम्पल आपको और थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा अखरोट, अगर अखरोट देखे होंगे तो अखरोट के ऊपर कवर होता है ना। जितने भी फल होते हैं ना, फल के ऊपर कवर जो होता है, कवर मजबूत कवर, ठीक है, वो कवर ही किसका बना होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का बना होता है ना। जैसे आपने बादाम भी देखा होगा, तो बादाम के ऊपर जो कवर होता है वो कवर किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का, जो उसको सुरक्षित प्रदान करता है, मजबूती दे करके सुरक्षा प्रदान करता है। तो अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, जितने फल होते हैं ना उनके ऊपर जो ढक्कन बना होता है कवर, वो कवर मजबूत होता है। तो मजबूत कौन प्रदान करता है? स्क्लेरेनकाइमा। और यही उत्तक जो है कि मिल करके उस फल को ढक लेते हैं ताकि वो मजबूती से बना रहे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जो है कि सरल यानी सिंपल टिश्यू। अब चलते हैं जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। देखिए जटिल में बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। ठीक है, तो 2 ही बातें याद रखनी है। वो क्या याद रखना है कि जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार की होती है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम। याद रखिएगा कि जटिल ऊतक दो प्रकार के, देखिए जटिल से ज तो जाइलम और फ्लोएम, तो याद रखिएगा जटिल दो प्रकार की, जाइलम और फ्लोएम। देखिए अब समझते हैं कि जाइलम क्या होता है। देखिए जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू और फ्लोएम को बोलते हैं पोषवाह। तो समझते हैं कि जाइलम क्या होता है। देखिए जाइलम क्या है ना, यानी जो दारू ऊतक है ये क्या होता है, मैं समझा दूं कि देखिए जाइलम से याद रखिएगा ज से जाइलम आ रहा है तो ज से जड़, क्या याद रखिएगा ज से जड़, जाइलम का मतलब ज से जड़। तो आप देखिए जो जड़ होता है ना, पेड़ पौधों का जो जड़ होता है, ये ऊतक जाइलम ऊतक करता क्या है कि पेड़ पौधों का जो जड़ होता है ना, जड़ से, ध्यान सुनिए, जड़ से क्या करता है, पानी और खनिज पदार्थ, क्या करता है, जल और खनिज पदार्थ को लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी जमीन से ये जाइलम जो ऊतक होता है ना, ये क्या काम करता है कि पौधों के अंदर होता है और ये जमीन से जल और खनिज पदार्थ लेकर के पौधों के विभिन्न अंगों तक या भागों तक पहुंचा देता है। कौन, जाइलम। तो जाइलम के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जाइलम का काम क्या होता है, तो पौधों के अंदर यह जो है कि जड़ से, कहां से, जड़ से जल और खनिज पदार्थ को ग्रहण करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये किसका काम है, तो जाइलम का काम है। अब समझते हैं कि फ्लोएम क्या काम करता है, यानी पोषवाह क्या काम करता है। देखिए फ्लोएम का काम यही होता है कि जो जड़ से गया हुआ है जल और खनिज पदार्थ ऊपर, तो पौधे क्या करते हैं, वो नीचे से ले करके अपना भोजन बनाते हैं, और जब भोजन बन जाता है तो यही फ्लोएम क्या काम करता है, उस भोजन को पूरे पौधों के भागों में पहुंचाता है। वो किसका होता है, फ्लोएम यानी पोषवाह का होता है। किसका होता है, फ्लोएम यानी पोषवाह ऊतक का काम होता है। तो आपको समझ में आ चुका कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो जाइलम का काम यह होता है कि जड़ से क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों को ग्रहण करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम यानी, फ्लोएम देखिए नाम लिखा है फ्लोएम यानी फल, फ्लोएम मतलब क्या हो गया, फल। अब फल मतलब खाने वाला चीज है। तो जब पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो उन भोजन को पहुंचाने के लिए जो ऊतक काम आता है वो होता है फ्लोएम। तो आप याद रखिएगा बस दो ही चीज कि जो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक था उसका दो काम था। ठीक है, जो दो प्रकार की थी, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का काम यही था कि जड़ से क्या करना, जल और खनिज पदार्थों को ग्रहण करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या था कि जब भोजन बन जाएगा तो उस भोजन को पौधों के अन्य भागों तक लेकर के पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम यानी पोषवाह। तो ये था हमारा टिश्यू। मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश किया कि टिश्यू क्या होता है, खोज किसने किया, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू कहते किसे हैं। ठीक है, और मैंने पूरा डिटेल के साथ आपको प्लांट टिश्यू मैंने पढ़ा दिया कि पादप जो ऊतक होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऊतक पाई जाती हैं, पूरा डिटेल्स के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।